नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती त्यागी आपका अपने चैनल जे लिटरेचर में फिर से स्वागत करती हूँ। और मेरी प्रिय कहानियाँ, शिवानी जी की प्रिय कहानियाँ जो हैं उनमें से जो करिए क्षमा का कल आपने भाग 1 सुना, अब उससे आगे करिए क्षमा भाग 2। श्रीधर की सफ़ेद टोपी पसीने से तर हो गई। कल अपने ग्राम के आकाश पर सर से निकलते हुए अपने वायुयान की खिड़की से उसे अपने विस्तृत ताजमहल का गुंबद दिख गया और रात भर वह सो नहीं पाया। एक गहरा निश्वास उसके होठों को कंपाता निकल गया। सिर की टोपी उतार पंखा सा झलता वह आराम कुर्सी पर लद गया। इन 25 वर्षों में भी क्या मुंह का कड़वा स्वाद नहीं गया? कुर्सी पर अधलेटा श्रीधर आंखें मूंदे स्वयं की स्मृति के घाव को कुरेदने लगा। तब यौवन का बांकपन उसकी मूंछों पर नवागत अतिथि बनकर उतरा था। ताई के दुर्व्यवहार से ऊब कर वह अपने ग्राम की सीमांतवासिनी एक मिशनरी मेम के साथ रहने लगा था। लोग कहते थे कि बुढ़िया ने उसे अपने साथ गिरजाघर ले जाकर पक्का किरिस्तान बना दिया है। किरिस्तान तो नहीं, पर विदेशी संतानहीना मेम के स्नेह और अनुशासन ने उसे आदमी अवश्य बना दिया था। मृत्यु से पूर्व उस निस्वार्थ वृद्धा ने उसे विश्वविद्यालय की उच्चतम परीक्षा उत्तीर्ण करा दी थी। यह ठीक था कि बेचारी की क्षीण पूंजी श्रीधर की शिक्षा में ही चूक कर रह गई थी, किंतु अपनी अनमोल वसीयत के रूप में वह अपने सुदर्शन दत्तक पुत्र के नाम अपनी नम्रता, मिष्ट भाषण एवं निष्कपट व्यवहार का कभी न शेष होने वाला कुबेर का सा कोष छोड़ गई थी। इसी वसीयत ने श्रीधर को ग्रामवासियों के हृदय के सर्वोच्च आसन पर बिठा दिया। केवल उसी के नहीं, दूर दूर तक के ग्रामों में अनोखी सूझबूझ के उस न्यायप्रिय युवक की धाक जम गई। जहाँ पहले छोटी मोटी जमीन जायदाद और जर जेवरों की समस्याएं लेकर ग्रामवासी अल्मोड़ा की कचहरी अदालत की धूल फांकते थे, वहीं चुटकियों में श्रीधर अपने विलक्षण कानूनी नश्तर से उनके विकट से विकट घाव चीर कर रख देता। सर्वसम्मति से वह ग्राम का नेता चुन लिया गया था, किंतु चिंता एक ही बात की थी। उनका यह लोकप्रिय नेता एक नंबर का भगोड़ा था। कई बार ग्रामवासियों ने उससे अनुरोध किया था कि वह स्थायी रूप से ग्राम में न्यायाधीश का पद ग्रहण कर ले, किंतु श्रीधर को तो रमता जोगी था। आज कालीपार अघोरी बाबा के आश्रम में, तो कल साबरमती। जब कभी वह ग्राम में आता, विविध प्रकार के मुकदमों की पोटलियाँ उसके प्रांगण में खुलने लगती। किसी ने किसी के खेत की 3-4 सीढ़ियाँ रात ही रात में काटकर अपने खेत में मिला ली। कोई एक लंबे अरसे तक फौज में रहा और उसका सगा भाई उसकी सुंदर पत्नी को लेकर भाग गया। प्रत्येक मुकदमे में वह दूध का दूध पानी का पानी कर देता। लोग कहते कि शिवालय की कोठरी में एक लंबे अरसे तक पार्थिव पूजन कर उसने शिवजी से अनोखा वरदान प्राप्त किया है। उसका अद्वितीय फैसला पक्ष और विपक्ष दोनों दलों को सदा मान्य रहता। एक बार ऐसे ही एक विचित्र मुकदमे में उसने अपने ग्राम के उस सैंडी टॉमसन को पहली बार देखा, जिसके सौंदर्य और दुश्चरित्रता की दिगंत व्यापी दंत कथाओं को वह कई दिनों से सुनता आ रहा था। ठीक जैसे मोम की दिगंत व्यापी दंत कथाओं को वह कई दिनों से सुनता आ रहा था। ठीक जैसे मोम की नायिका धृष्टा सैंडी की लहंगा ओढ़नी पहनकर बैठ गई हो। उसके विरुद्ध मुकदमा दायर करने आई थी स्वयं उसकी जुड़वा बहन पीर भावती, और पीछे पीछे थी पूरे ग्राम की भीड़। न्याय करो लाल साहब, विदेशी वृद्धा के दत्तक पुत्र श्रीधर को सब इसी नाम से पुकारते थे। इसके ससुराल वालों से बैर मोल लेकर मैंने इस नागिन को अपनी आस्तीन में पाला और ठीक महीने भर में ही इसने मुझे डस लिया। और झोंटा पकड़ पीरू ने नागिन को खींचकर श्रीधर के पैरों के पास डाल
एक लात जमा दी। संकोची श्रीधर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया, पर क्षण भर को उसके घुटनों से लगी वह लंबी छरहरी चौड़े मर्दाने कंधों वाली शतरानी कपड़ों की धूल झाड़ती ऐसे खड़ी हो गई जैसे पैर रपटने से गिर पड़ी हो। न उसके चेहरे पर लज्जा या खिसियाहट की एक रेखा खींची, न उसने उस सार्वजनिक सभा में किए गए अपमान के विरुद्ध बड़ी बहन से कुछ कहा। सुंदर अम्लान चेहरा क्षणिक लाली से रंजित हुआ, पर दूसरे ही क्षण वह धृष्टा किशोरी वहीं पर धरे टीले पर तिनका चबाती ऐसे बैठ गई जैसे राजरानी हो। भवाल सन्यासी के से उस मुकदमे ने युवा न्यायाधीश को उलझन में डाल दिया। धन सिंह की पत्नी पीरू अपनी सुंदरी जुड़वा बहन हीरू को 1 माह पूर्व अपने साथ ले आई थी। उसका भगनीपति गैंग कुली था। कुछ ही माह पूर्व डायनामाइट ने चट्टान के साथ हीरू के सौभाग्य की भी धज्जियां उड़ा दी थी। तब से नित्य पीर भावती अपनी 18 वर्षीय बहन के दुर्भाग्य की कहानियां सुन सुनकर व्याकुल हो जाती। आज सास ने अंगारे से उसे दाग दिया, आज देवर ने माथा फोड़ दिया, आदि आदि। फिर वह एक दिन उसे स्वयं ले आई, पर 1 महीना भी नहीं बीता था कि हीरावती ने बहन की अनुपस्थिति में उसी के सौभाग्य कोष पर डाका डाल दिया। रंगे हाथों पकड़ा था पीर भावती ने। उधर पत्नी की दृष्टि में अपराधी धन सिंह अपने को दूध का धुला बता रहा था। एक ही घड़ी में भगवान ने एक ही नक्शे की 2 मूर्तें रचकर रख दी, तो आप ही न्याय करें सरकार, दोष मेरा या विधाता का। मैंने जरूर इस छोकरी का हाथ पकड़कर इसे छाती से लगाया, पर यह भी तो चुपचाप छाती से लगी हंसती रही। एक सी सूरत, एक सी धोती और एक सी हंसी। अब धन सिंह साला क्या कद्दू का चश्मा लगाए था। धन सिंह का यह कद्दू के चश्मे वाला सस्ता मजाक जनता ने बेहद पसंद किया और एक तुमुल हास्य लहरी को रोकने के लिए स्वयं श्रीधर को खड़ा होना पड़ा था। भाइयों, आप सब जानते हैं कि पंचायत में मुझे हंसी ठट्टा पसंद नहीं। धन सिंह ठाकुर को जो कुछ कहना हो साफ साफ कहें। अब इससे ज़्यादा साफ साफ और क्या कहूँ अन्नदाता। धन सिंह ठाकुर अपनी रसिकता से बाज नहीं आया। धोती खोलकर नंगा हो जाऊं? पंचों के सामने अब और क्या कहूं? पर गंगा की सौं यह छोकरी टुकुर टुकुर मेरी ओर देखती हंसती रही। एक बार कहती कि मैं तेरी साली हूं, तो क्या मैं इसे छूता? टीले पर बैठी अब भी वह छोकरी टुकुर टुकुर धन सिंह को देखती वैसे ही हंस रही थी। श्रीधर ने दोनों बहनों को देखा। सचमुच एक ही ठप्पे पर 2 बहनों की सृष्टि की गई थी। अंतर दोनों में उतना ही जितना एक जोड़ा ऐसी धोतियों में होता है जिनमें से एक तो बिना धुली कोरी की धरी हो और दूसरी धोबी की पछाड़ ने साफ कर दी हो। झूठ बोलता है बेशरम, पीर भावती ने घृणा से पति की ओर देखकर कहा और सीना तान कर पंचों के बीच खड़ी हो गई। मेरी हालत देखो लाल साहब। उसका स्वर उत्तेजना से कांपने लगा। क्या मेरी घाघरी गले से नहीं बंधी है? और क्या इस फटफटी छोकरी का पेट पीठ से नहीं लग रहा है? उसकी किसी चतुर क्रिमिनल वकील की सी इस दलील ने मुकदमे को जटिल बना दिया। अपनी गर्भावस्था के अंतिम उभार का समुचित प्रदर्शन करने के बाद बैठकर वह प्यासी कुतिया सी हाँफने लगी। ठीक ही कह रही थी वह। दोनों के चेहरे भले ही एक से हों, शरीर की गढ़न में किसी प्रकार की छलना के लिए गुंजाइश नहीं थी। टीले पर बैठी इकहरी शरीर की सुंदरी स्वामिनी तिनका चबाती अब भी उतनी ही रहस्यमय रही। पंचों की जोरी श्रीधर से विचार विमर्श करने पास की गंधाती गौशाला के पिछवाड़े चली गई। अंतिम फैसला देने से पूर्व इस विचित्र अदालत का यही नियम था। पता नहीं क्या फैसला देंगे लाल साहब। उसका फैसला सदा बेजोड़ होता है। श्रीधर का गंभीर कंठस्वर पहाड़ी मंदिर के दमामे सी चोट करता गूंज उठा था। भाइयों,
पंचों के मत से धन सिंह ठाकुर निर्दोष है। धन्य हो लाल साहब। धन सिंह के पांचों पांडवों से भाई टोपियां उछलने लगे थे। धन सिंह के पांचों पांडवों से भाई टोपियां उछालने लगे थे। हो सकता है, श्रीधर कहता जा रहा था, कि अंधेरे में ठाकुर अपनी साली का चेहरा ही देख पाए हों, शरीर नहीं, और दोनों बहनों के चेहरों में तिल रत्ती का भी अंतर नहीं है। यह तो आप स्वीकार करेंगे ही। सैकड़ों आंखों का फोकस एक साथ ही प्रमुख नायिका के चेहरे की ओर घूम गया। दोष निश्चय ही हीरावंती देवी का था। क्या आप घबराहट से चीख नहीं पाईं? श्रीधर ने अपने इस सहृदय प्रश्न से अड़ियल घोड़ी की लगाम में ढील दी कि शायद इस प्रश्न का सहारा पाकर कह दे कि हाँ, मैं घबरा गई थी। पर वह तो निरुत्तर सिर नीचा किए अपनी उसी रहस्यात्मक मुद्रा में मुस्कुराती रही। उस उद्दंड किशोरी की इस चोरी और सिनाजोरी को देख न्यायप्रिय श्रीधर का खून खौल गया। इससे पूर्व भी उसके पास इस दूसरे ग्राम से आ टपकी महामारी सी मारक दुष्चरित्रा हीरावती के उन्मूलन के अनुरोध की प्रार्थना करते कई गुमनाम पत्र आ चुके थे। हीरावती देवी, आपको 10 मिनट का समय और दिया जाता है। इस बीच भी आप अपनी सफाई न दे सकी तो पंचों को अपना फैसला देना ही होगा, श्रीधर ने दृढ़ स्वर में कहा था। हीरावती ने बड़ी उपेक्षापूर्ण दृष्टि से श्रीधर को देखा, फिर द्रोणगिरी के पीछे लाल आग के गोले से डूबते सूर्य की ओर अपनी दृष्टि निबद्ध कर दी। जैसे अस्ताचलगामी सूर्य के साथ ही पंचों के निरर्थक प्रश्न को भी डुबो रही हो। 10 मिनट तो क्या, इस वर्ष की अवधि दिए जाने पर भी शायद हीरावती उस दार्शनिक मुद्रा में मुस्कुराती रहती। हार कर पंचों ने फैसला दे ही दिया, क्योंकि दोनों जुड़वा बहनों का रंग रूप एक ही था। शरीर के आकार का अंतर भी स्थायी नहीं था। गर्भभार से मुक्त होने पर पीर भावती फिर अपनी जुड़वा बहन की अविकल प्रतिरूप बन जाएगी और ठाकुर धन सिंह की अपनी घातक भूल दोहराने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। इसी से श्रीमती हीरावती को आदेश दिया कि वे 12 घंटे के भीतर ग्राम की सरहद खाली कर दें। फैसला सुनते ही हीरावती मुस्कुराकर श्रीधर की ओर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। पहली बार उसने मुंह खोला। ठीक है पंचों, मैं आज से कोढ़ी साहब के ओडियार में रहूँगी। वह तो आपके गांव की सरहद के बाहर है ना। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा कहानी वाचन और कहानी पसंद आ रही है तो कृपया अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।